माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ अनदर संध्या। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 14। ओके, मेजर पेपर 13 का एग्जाम होप आप सबका बहुत अच्छा गया होगा। मेजर पेपर 14 का कल ही एग्जाम है, तो आप जल्दी से देख लेना वीडियो 2x पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है पेपर, काउंसलिंग स्किल्स। काउंसलिंग स्किल्स, काउंसलर का क्या स्किल होना चाहिए, काउंसलर और काउंसली के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। मैं वीडियो को ऑफ करती हूँ, लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले सिलेबस को समझते हैं, देन हम लोग देखेंगे। तो हमारा यूनिट 1 में हमारा क्या है भाई, डिफाइनिंग काउंसलिंग। काउंसलिंग का डेफिनेशन, गोल्स ऑफ काउंसलिंग, क्या गोल्स है काउंसलिंग का, बेसिक काउंसलिंग स्किल, क्या होना चाहिए स्किल। ओके, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है, इसका डेवलपमेंट, इसका रिलेशनशिप, और काउंसलर और काउंसली के बीच में क्या रिलेशनशिप है। 3 में क्या है, इथिकल कंसिडरेशन इन काउंसलिंग। यूनिट 2 में क्या करना है आपको, बेसिक अप्रोच पढ़ना है, ठीक है। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक काउंसलिंग स्किल। इसमें क्या आता है आपको, इनसाइड आउटसाइड स्किल्स ऑफ काउंसलिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल एज अ काउंसलर, ट्रेनिंग clients in relaxation, improving clients self talk and self perception, terminating helping। 4 में क्या पढ़ना है, मॉडल्स ऑफ काउंसलिंग स्किल, क्या है, नेचर एंड इम्पोर्टेंसेस का, रोगर्स मॉडल क्या है, इसके बाद इंडियन मॉडल ऑफ काउंसलिंग क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज काउंसलिंग। तो काउंसलिंग हम लोग क्यों करते हैं भाई, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंडिविजुअल का समस्या को समझते हैं, उसका समाधान खोजने में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग, चलिए काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग व्यक्ति की समस्या को समझने और समाधान खोजने में सहायता देने की प्रक्रिया है। ये कैसा प्रोसेस है, तो पहले एक इंडिविजुअल को हम लोग समझेंगे, देन क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन उसको फाइंड आउट करके देंगे कि हाँ भाई तुम ये करो, तुम्हारे लिए ये सही है। ओके, चलिए 2 नंबर में क्या है आपका, काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाना, स्ट्रेस फ्री रखना उसको, ठीक है। उसको आप बोल सकते हैं काउंसलिंग हम लोग इसलिए भी कभी कभी करते हैं क्या, कि उसको हम लोग सही डायरेक्शन दे पाए, ठीक है। 3rd में क्या है हमारा, काउंसलर किसे कहते हैं, तो काउंसलर के किसे कहते हैं, वह प्रशिक्षित व्यक्ति जो काउंसलिंग करता है। अगर हम आप लोग को बैठा के आप लोग का काउंसलिंग करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, काउंसलर कहलाएंगे, और आप क्या कहलाइएगा, काउंसली कहलाइएगा, ठीक है। 4 में आपका क्या है, काउंसली किसे कहते हैं, तो वही जो व्यक्ति काउंसलिंग प्राप्त करता है, ठीक है। हेल्पिंग रिलेशनशिप क्या है भाई, तो देखिए काउंसलर और काउंसलर के बीच विश्वासपूर्ण संबंध, देखिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम आपका काउंसलर है और आप मेरे काउंसली है, ठीक है। तो जब तक आप मेरे पे भरोसा नहीं कीजिएगा तब तक क्या आप हमको अपना सारा बात बताइएगा, नहीं बताइएगा। और यही मेन ही है कि काउंसलर को जब तक उसके पूरे बात को नहीं पता चलेगा, सारे मैटर नहीं पता चलेगा, वो काउंसलिंग नहीं कर सकता है। बच्चा अगर छुपाएगा, नहीं बताएगा कि हाँ ये किसी को बोल देगा, ये मेरे पे मजाक उड़ाएगा, या फिर ये मुझे गलत वे में लेगा, तो वो फिर वो आपको नहीं बताएगा। तो पहले क्या होना चाहिए कि हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, ऐसे उनसे बात करना चाहिए ताकि उनका विश्वास हम लोग जीत सके, और ठीक है, और उस पर निपुण रहे। चलिए 6, काउंसलिंग नैतिकता का एक सिद्धांत लिखिए, तो क्या है भाई, तो मेंशन गोपनीयता। हाँ देखिए वही बात आ गया ना, कि हम लोग क्या, अगर वो बच्चा मेरे को बता दिया है तो हम उसके अब माँ बाप को जाके नहीं बता देंगे, क्योंकि वो क्या किया है, हमको विश्वास करके बताया है, ठीक है। तो गोपनीय रखने हैं बात को। 7, साइकोडायनामिक अप्रोच किस पर आधारित है, तो अचेतन मन पर, ठीक है, अचेतन मन पर। 8 नंबर में क्या है, बिहेवियरल अप्रोच का मुख्य विचार क्या है, तो व्यवहार सीखा जाता है। इसमें क्या हम लोग व्यवहार करना सीखते हैं, ठीक है। बेसिक अप्रोचेस टू काउंसलिंग यूनिट 2 का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या, हु प्रपोज द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, तो कार्ल रॉजर्स, ठीक है। 10th में एम्पैथी का अर्थ क्या है, एम्पैथी मतलब क्या है, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरे के फीलिंग्स को समझना, ठीक है। सीबीटी का पूरा नाम क्या है, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ओके।
सीबीटी किस पर केंद्रित है? तो विचार और व्यवहार पे, उसके विचार पे और उसके व्यवहार पे, ठीक है। स्पेसिफिक काउंसलिंग स्किल्स है। व्हाट आर इनसाइड स्किल्स, तो क्या है इनसाइड स्किल्स? तो काउंसलर की आत्म जागरूकता से जुड़े कौशल। आउटसाइड स्किल क्या है? तो संप्रेषण से संबंधित कौशल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? संप्रेषण से संबंधित कौशल। सेल्फ मॉनिटरिंग का अर्थ क्या है? अपने व्यवहार का निरीक्षण करना, ठीक है। हम लोग इस पे भी बहुत अच्छे होते हैं कि हमें पता होता है क्या गलत है क्या सही है, कैसे हम लोग को अपने आप को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि नहीं, उससे इतना ही तक बोलना है, उससे ऐसे बात करना है, बड़ों से ऐसे बात करना है कि नहीं। चलिए, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? तनाव कम करना, ठीक है, स्ट्रेस को कम करना। टर्मिनेशन का क्या अर्थ है? टर्मिनेशन का क्या अर्थ है? तो काउंसलिंग प्रक्रिया का समापन, जब हम लोग एंड की और थेरेपी के एंड में जाते हैं, ठीक है। वर्किंग अलायंस क्या है? तो सहयोग पर आधारित काउंसलिंग संबंध, ठीक है, सहयोग पर आधारित काउंसलिंग संबंध। रॉबर्ट्स मॉडल का आधार क्या है? तो सहानुभूति और स्वीकृति, ओके। 20 भारत के काउंसलिंग मॉडल का एक महत्व तत्व लिखिए, तो क्या हो जाएगा? वैराग्य। इसमें थोड़ा हम लोग क्या 5 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि काउंसलिंग की परिभाषा दीजिए, काउंसलिंग का उद्देश्य और इसके महत्वपूर्णता को बताइए। तो चलिए हम लोग बताते हैं इसके इम्पोर्टेंस के, इसके डेफिनेशन को। तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत हम लोग अपने से लिख सकते हैं, ये क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है किसी भी मनुष्य का, है कि नहीं। चलिए, स्टडी मतलब उसके बिहेवियर का उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है। काउंसलिंग एक व्यवस्थित वैज्ञानिक और पेशेवर सहायता है, ठीक है, प्रक्रिया है जिसके माध्यम व्यक्ति उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक और एवं भावनात्मक समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में सहायता प्रदान करती है। ये केवल सामाजिक का नहीं है, केवल शैक्षणिक का नहीं है, केवल इमोशंस का नहीं है, ये क्या है? ऑल ओवर है, ठीक है, सारे फील्ड में इसका यूज है। चलिए, इस प्रक्रिया में काउंसलिंग के बीच एक विश्वासपूर्ण तथा सहायक संबंध स्थापित किया जाता है। काउंसलिंग का उद्देश्य व्यक्ति पर कोई निर्णय थोपना नहीं होता, बल्कि उसके स्वयं निर्णय लेने को सक्षम बनाना होता है, ठीक है। काउंसलिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्ति में आत्म समझ का विकास करना, तनाव, चिंता, मानसिक द्वंद्व को कम करना। हमारे में क्या होता है? मानसिक द्वंद्व होते रहता है, ये सही है वो गलत है, ये करे, है कि नहीं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना तथा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, ठीक है, बिहेवियर में क्या करना? पॉजिटिविटी लाना। और ये सब जब हो जाएगा तो हम क्या कहलाएंगे? एक इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, है कि नहीं, आत्मनिर्भर कहलाएंगे। काउंसलिंग व्यक्ति को बेहतर समायोजन में सहायता करती है, उसके मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाती है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक और तनावपूर्ण जीवन में काउंसलिंग का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है कि नहीं। इतना कंपैरेटिव वर्ल्ड में क्या हो गया, और तनावपूर्ण में इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व बढ़ गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन को समस्याओं में संतुलित ढंग से निपटने में सक्षम बनाती है। वो समस्या को हल नहीं करती है, उससे आपको बैलेंस कर देती है कि हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा समस्या नहीं है, सबके जीवन में आता है। वो क्या करता है? आपको माइंडसेट को चेंज कर देती है, आपके सोचने के तरीका को थोड़ा डेवलप करती है। चलिए, यूनिट 2 में क्या है? डिस्क्राइब द मेन कंसेप्ट फीचर ऑफ द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। तो इसका पर्सन सेंटर्ड अप्रोच क्या है, इसका कंसेप्ट, इसके फीचर को पढ़ेंगे। व्यक्तित्व केंद्रित दृष्टिकोण एक मानवतावादी काउंसलिंग दृष्टिकोण है जिसके प्रवर्तक कार्ल रॉजर्स हैं। यह इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में आत्म विकास और आत्म समाधान की जन्मजात क्षमता होती है। सही बात है, हम किसी भी समस्या को क्या कर सकते हैं? अपने से सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारे क्या होता है? इनहेरिटेंस रहता है, गॉड गिफ्टेड होता है, जन्मजात, जो जन्म से ही क्या हो हमारे साथ आता क्वालिटी, ठीक है। काउंसलिंग प्रक्रिया में काउंसलिंग को केंद्र में रखा जाता है और काउंसलर सहायक की भूमिका निभाता है, ठीक है। काउंसलिंग को क्या बीच में रखा जाता है और उसका कौन हेल्प करता है? काउंसलर हेल्प करता है। इस दृष्टिकोण में प्रमुख विशेषताएं बिना शर्त सकारात्मक स्वीकृति, सहानुभूति और प्रामाणिकता
बिना शर्त सकारात्मक स्वीकृति का अर्थ है काउंसलिंग को बिना किसी आलोचना को स्वीकार करना। ये नहीं कि हाँ भाई तुम ये क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था, क्रिटिसाइज नहीं करना है उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना। हाँ भाई तुम जो भी किया चलो ठीक है, अब आओ मेरे पास बैठो, है ना। सहानुभूति के माध्यम से काउंसलर काउंसली की भावनाओं, उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है। प्रामाणिकता का अर्थ काउंसलर अपने व्यवहार में ईमानदारी और वास्तविक हो। इन गुणों के कारण काउंसलर स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है और आत्मविकास की दशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, उसके विश्वास को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इनसाइड स्किल और आउटसाइड स्किल का वर्णन करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। काउंसलिंग में प्रभावशीलता के लिए काउंसलर के पास विभिन्न प्रकार के कौशल होना आवश्यक है कि नहीं, जिन्हें मुख्य रूप से इनसाइड स्किल और आउटसाइड स्किल में बांटा गया है। इनसाइड स्किल वे कौशल है जो काउंसलर की आंतरिक जागरूकता से संबंधित होती है। काउंसलर का है क्या होता है, आंतरिक जागरूकता। ठीक है, आंतरिक जागरूकता से संबंधित होता है। इनमें आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, अपने भावनाओं सीमाओं की समझ शामिल होती है। यह कौशल काउंसलर को निष्पक्ष और संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, आउटसाइड स्किल क्या है, वे कौशल जो काउंसलर को बाहरी व्यवहार से संबंधित है, जैसे सक्रिय से सुनना, प्रभावी प्रश्न पूछना, उचित प्रक्रिया देना। मतलब ये क्या, आउटसाइड हम कैसे बिहेव करते हैं, इनसाइड मतलब हम कैसे सोचते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस करते हैं, चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा का सही प्रयोग। वे कौशल काउंसलर और काउंसली के बीच प्रभावी संप्रेषण करते हैं। इनसाइड आउटसाइड स्किल दोनों मिलकर काउंसलिंग प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। ठीक है, चलिए रॉबर्ट्स मॉडल ऑफ काउंसलिंग स्किल का वर्णन करते हैं अब हम लोग। रॉबर्ट्स मॉडल क्या था, यह मॉडल मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, मानवतावादी। इस मॉडल के अनुसार काउंसलिंग की सफलता तकनीकों पर नहीं बल्कि काउंसलर और काउंसली के बीच स्थापित संबंध गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी टेक्निक पर नहीं है। क्या है ये, पूरी किस पे स्थापित है, काउंसलर का क्वालिटी में उस पर निर्भर करता है। वो कैसे अपने पेशेंट को, अपने काउंसलर को कैसे रखता है, कैसे उसके को समझता है। ठीक है, रोजर्स ने काउंसलिंग के लिए 3 आवश्यक शर्तें बताई है, सहानुभूति, बिना शर्त सकारात्मक स्वीकृति और प्रामाणिकता। ठीक है, सहानुभूति के माध्यम से काउंसलर काउंसली की भावनाओं को गहराई से समझता है। बिना शर्त सकारात्मक स्वीकृति काउंसलिंग को स्वीकार्यता का अनुभव कराती है। प्रामाणिकता से काउंसलर ईमानदारी और वास्तविक बना रहता है। इन गुणों से काउंसलर काउंसली के आत्मविश्वास बढ़ता है और वह स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होता है। यह मॉडल काउंसलिंग में मान्य संबंधों के अर्थपूर्ण महत्व स्पष्ट करता है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग को क्या करना है, काउंसलिंग का परिभाषा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, चलिए डिफाइन काउंसलिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द गोल्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका गोल्स क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सेम वही सब है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को आंसर बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित एवं पेशेवर समस्या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक, सेम है। ठीक है, तो इसका बस हम लोग क्या नहीं पढ़े हैं, गोल्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए उसका उद्देश्य पढ़ते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के प्रमुख उद्देश्य गोल्स क्या हैं। इनका पहला उद्देश्य व्यक्ति को आत्मसमझ का विकास करना है जिससे वह अपनी क्षमताओं, सीमाओं और भावनाओं को पहचान सके। दूसरा, तनाव चिंता, पहले क्या वो अपने कैपेबिलिटी, अपने लिमिट्स को वो समझ सके। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारा, दूसरा तनाव है तनाव, चिंता, भय, निराशा। ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल थिंग्स है कि नहीं। तो ये सब से हम क्या कर सके, मानसिक द्वंद से दूर हो सके, कम हो सके। ठीक है, तीसरा उद्देश्य व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ बनाना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। उसके बाद क्या है, ताकि उसके जीवन में जो जटिल परिस्थितियां में सही निर्णय ले सकेंगे।
इसके अतिरिक्त काउंसलिंग का उद्देश्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना और सामाजिक और भावनात्मक समायोजन का बेहतर बनाना भी है। ठीक है, देखिए आधुनिक जीवन की प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक समस्याएं, करियर संबंधी दबाव, सामाजिक परिवर्तन के कारण मानसिक समस्या बढ़ती जा रही है कि नहीं। हर एक आदमी परेशान है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे अपने करियर को लेके हो, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेके हो, समाज से हो, सब चीज़ सब कोई परेशान है ना। तो ऐसे में काउंसलिंग का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाती है, बल्कि व्यक्ति को संतुलित, आत्मनिर्भर और जिम्मेदारी नागरिक बनाने में सहायता करती है। जब आप अपना डिसीजन खुद लेने सकेंगे ना, तो हम अपना समस्या भी क्या कर सकते हैं, खुद भी हल करने के योग्य बन जाते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, काउंसलिंग प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए तथा काउंसलर काउंसली का हेल्पिंग रिलेशनशिप की भूमिका को निभाइए। तो सेम है कि क्या वहाँ एक दूसरे को विश्वास को जीतना चाहिए, है कि नहीं। उसको उसके बाद को हमें क्या रखना पड़ेगा, गोपनीय रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यही सब लिखना है आपको। चलिए देख लेते हुए, काउंसलिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध एवं निरंतर प्रक्रिया है। क्या है, कंटिन्यूस चलती है। ठीक है, जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया का पहला चरण समस्या की पहचान है। पहले हम लोग क्या करेंगे, समस्या को पहचानेंगे कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ, उसका सोशल पे है, करियर पे है, या फिर मेंटल बिहेवियर पे है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, जिसमें काउंसलिंग को अपनी समस्या को व्यक्त करता है। दूसरा चरण समस्याओं की गहराई से समझ, जहाँ से काउंसलर काउंसलर की भावना, विचारों, अनुभवों को समझने का प्रयास करता है। अब उस समस्या का जड़ को वो क्या करता है, पहचानने की कोशिश करता है कि नहीं, कि है क्या, कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। तीसरा चरण समाधान के विकल्प की खोज, अब इसका हम निवारण कैसे करें, जिसमें विभिन्न संभावित समाधानों पर विचार किया जाता है। अंतिम चरण में समाधान का चयन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन का चूज करते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें मूल्यांकन भी करते हैं। चलिए, काउंसलिंग प्रक्रिया की सफलता काउंसलर और काउंसलर के बीच स्थापित संबंध पर निर्भर करती है, जिसमें हेल्पिंग रिलेशनशिप कहा जाता है। यह संबंध विश्वास, गोपनीयता, सहानुभूति और सम्मान पर आधारित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जब काउंसलर को महसूस होता है कि उसकी बातों को बिना आलोचना के सुना और समझा जा सकता है, तभी वो अपनी समस्या को खुलकर व्यक्त करता है। जब ये काउंसलर को विश्वास हो जाएगा कि नहीं, अब ये मेरे बात को क्या करेगा, हमको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, हमको सही गलत नहीं समझेगा, ये मेरे बात को किसी को बता नहीं देगा, तो ये सब होता है। ओके, हेल्पिंग रिलेशनशिप क्या है, इसके माध्यम से काउंसलिंग में सुरक्षा और स्वीकृति की भावना विकसित होती है। सुरक्षा मतलब क्या, उसको क्या कोई मारने के लिए आएगा, नहीं। अगर वो मान लीजिए वो काउंसलिंग करके बाहर जाके बोल दिया ये इसका दिक्कत है इसको, तो उसका पता चला उसका माँ बाप उसको मारने लगा कि तुम लड़की का चक्कर में है, तुम इसके लिए डिप्रेशन में चल गया है, तो ये नहीं। जो काउंसलर को जो बताया जाता है वो क्या है, बात गोपनीय रहना चाहिए, है ना। इसमें वो आत्मविश्लेषण करता है, स्वयं समाधान खोजने की दिशा में आगे बढ़ता है। इस प्रकार काउंसलर काउंसली संबंध काउंसलिंग प्रक्रिया की आधारशिल और उसकी प्रभावशील को सुनिश्चित करता है। थर्ड, प्रश्न संख्या 3 है, काउंसलिंग में नैतिक सिद्धांतों इथिकल कंसिडरेशन का वर्णन कीजिए तथा उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब ये इथिकल कंसिडरेशन क्या है, तो देखिए, काउंसलिंग एक संवेदनशील और पेशेवर प्रक्रिया है, जिसमें काउंसलर को कुछ नैतिक सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है। क्या, अपने नैतिक सिद्धांत उसके कुछ होंगे, उसको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। इन नैतिक सिद्धांतों का उद्देश्य काउंसलिंग के अधिकारों की रक्षा और काउंसलिंग प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। और वो क्या, ऐसे नहीं कि झूठे वादे करके हम ये करके उसको बहला के आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर ये कर देंगे, उसका भांडा फोड़ देंगे, तो नहीं। क्या, उसको सुरक्षित और प्रभावी बनाना है। ठीक है, इस प्रक्रिया को। काउंसलिंग का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत गोपनीयता है, और सबसे गोपनीयता है। ठीक है, सबसे इसका नैतिक सिद्धांत किसको माना गया है, गोपनीयता को। काउंसलर को काउंसलर द्वारा साझा की गई जानकारी को पूर्णतः गोपनीय रखना चाहिए।
दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत सम्मान और गरिमा है, जिसके अंतर्गत काउंसलर को काउंसली के विचारों, भावनाओं, मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। अब वो काउंसलर है, वो काउंसली, वो अपने परेशान है, अब वो कुछ बोलेगा तो तुम बोलेगा अरे पागल ऐसे नहीं होता है, ये सबके साथ होता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हमको उसके भी थॉट प्रोसेस को हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा सिद्धांत क्या है, पेशेवर दक्षता और अर्थात काउंसलर को अपनी योग्यता और सीमाओं के भीतर ही कार्य करना होता है। इसके अतिरिक्त निष्पक्षता, ईमानदारी, उत्तरदायित्व भी काउंसलिंग के प्रमुख नैतिक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के पालन से काउंसलर काउंसली संबंध मजबूत होता है। इन और काउंसलिंग प्रक्रिया विश्वसनीय यदि नैतिक सिद्धांतों का पालन होता है, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्या है, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, तो ये हम लोग पढ़ लिए। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, जिसमें पर्सन को बीच में रखा जाता है, काउंसलर उसकी हेल्प करता है, ठीक है। क्या है, बिहेवियरल अप्रोच की मूल अवधारणा एवं प्रमुख तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो क्या है, कंसेप्ट एंड मेजर टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर अप्रोच, तो इसको कर लेते हैं हम लोग। क्या है, व्यवहारात्मक दृष्टिकोण से काउंसलिंग का एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि मानव व्यवहार सीखा हुआ होता है और इससे बदला नहीं जा सकता। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति की समस्या उसके गलत या अवांछित व्यवहार के कारण उत्पन्न होती है और न ही अचेतन संघर्षों के कारण। तो क्या लिखा हुआ है, समझे आप। जैसे हम सोचते हैं ना कि अरे अब मेरा ये व्यवहार खराब हो चुका है, तो अब ये फिर से मेरे सोचने का तरीका चेंज नहीं होगा, मेरा नज़रिया खराब है, चाहे कुछ भी ऐसा, तो नहीं, ये हमारा क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है, ये एक लर्निंग ये चीज़ है, हम लोग जो सीखते हैं तो इसको हम लोग बदल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, व्यवहारात्मक दृष्टिकोण की प्रमुख अवधारणाओं में कंडीशनिंग, अनुकूलन और रिइंफोर्समेंट और लर्निंग शामिल है, ठीक है। शास्त्रीय अनुकूल के अनुसार व्यवहार योजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध से विकसित होता है, जबकि प्रचलनात्मक अनुकूल में पुरस्कार और दंड के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको अवार्ड मिलेगा और पनिशमेंट मिलेगा, इसी से आपके व्यवहार को क्या किया जाएगा, नियंत्रित, कंट्रोल किया जाएगा। इस दृष्टिकोण की प्रमुख तकनीक में सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, दंड, शेपिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड मॉडलिंग शामिल है। इन तकनीकों का उद्देश्य अवांछित व्यवहार को समाप्त करना और वांछित व्यवहार को विकसित करना है। ये सब टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, आपका जो गलत व्यवहार था उसको हम सही व्यवहार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्यवहारात्मक दृष्टिकोण विशेष रूप से फोबिया, चिंता, आदत और विकार व्यवहार समस्याओं से प्रभावी माना जाता है। यह दृष्टिकोण लक्ष्य आधारित, समयबद्ध और मापन योग्य होता है, जिससे काउंसलिंग की प्रगति का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। चलिए, डिस्क्राइब द सीबीटी थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो संज्ञात्मक व्यवहारात्मक उपचार काउंसलिंग की एक आधुनिक, संरचित और वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। ये क्या है, एक साइंटिफिक ये है, जो इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति के विचार, भावनाएं, व्यवहार आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। और ये क्या बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल का इमोशंस, विचार और उसका बिहेवियर सब एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति की समस्या मुख्यतः उसके नकारात्मक और अव्यावहारिक विचारों के कारण उत्पन्न होता है, उसके नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट के कारण उत्पन्न होता है कि नहीं। सीबीटी के प्रमुख सिद्धांतों में संज्ञात्मक और विकृति, स्वचालित विचार और मूल विश्वास शामिल है। संज्ञात्मक विकृतियां वे गलत धारणाएं होती है जो व्यक्ति की सोच को नकारात्मक बनाता है। सीबीटी के उद्देश्य इन विकृतियों की पहचान, उन्हें यथार्थवादी और सकारात्मक विचार में बदलना है। तो क्या है कि नेगेटिव थॉट से हम क्या पॉजिटिव में हमारा बदलता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। सीबीटी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक में विचार, रिकॉर्ड, संज्ञात्मक पुनर्गठन, व्यवहारात्मक प्रयोग, समस्या समाधान, प्रशिक्षण और होमवर्क असाइनमेंट शामिल है। इन तकनीक से माध्यम से हम काउंसलिंग को अपने विचारों और व्यवहार पर नियंत्रण करना सिखाते हैं। तो क्या क्या टेक्निक्स है भाई किसी के व्यवहार को सुधारने का, तो विचार, रिकॉर्ड, संज्ञात्मक पुनर्गठन, व्यवहारात्मक प्रयोग और समस्या समाधान, प्रशिक्षण, होमवर्क असाइनमेंट, ठीक है। सीबीटी चिंता, अवसाद, तनाव और व्यक्तित्व
समस्याओं में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। यह काउंसलिंग को व्यवहारिक कौशल सिखाकर आत्मनिर्भर बनाती है और दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होती है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, ये नहीं कि हम एक वीडियो देखें विकास दिव्यकृति का, तुरंत मोटिवेट हो गया आईएएस बने, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव है, शॉर्ट टर्म है। और हम यही पढ़ेंगे कि नहीं भाई हमको बनना है, वो सम्मान पाना है, हमको ठेस लगा है, हमको ये करना है, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन अभी आ सकता है, इनसाइड और आउटसाइड स्किल। तो हम लोग देख लेते हैं इनसाइड जब हम आत्मचिंतन करते हैं अपना अंदर का, और आउटसाइड में क्या, कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसे बातों को रखते हैं, ये सब क्या हो गया हमारा आउटसाइड स्किल, हम कैसे किसी से इंटरेक्ट करते हैं। ओके, एक्सप्लेन द मीनिंग, मेथड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग इन काउंसलिंग। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, क्लाइंट के सेल्फ टॉक एवं सेल्फ परसेप्शन में सुधार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। काउंसलिंग के समापन टर्मिनेशन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सेल्फ टॉक क्या होता है, खुद से किया गया बात, खुद को बताना क्या सही है क्या गलत है कि नहीं। टर्मिनेशन क्या होता है, ये क्या होता है, अंतिम चरण होता है कि नहीं, काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में। उसके बाद देखिए, काउंसलिंग कौशलों की प्रकृति और महत्व का वर्णन कीजिए। वर्किंग अलायंस की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द डिटेल्स रॉगर्स मॉडल ऑफ काउंसलिंग स्किल। तो ये हम लोग देख लिए हैं, आप उसी को कर लीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ भी सकते हैं, सेम चीज़ बार बार लिखा हुआ है तो इतना डरना नहीं है। उसके बाद क्या है, भारतीय काउंसलिंग में मॉडलों का वर्णन कीजिए तथा इनमें वैराग्य, डिटैचमेंट एंड आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर की भूमिका स्पष्ट कीजिए। चलिए इतना ही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।